नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे किसान आंदोलन के बारे में और साथ ही साथ कृषि बिल क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कृषि बिल में क्या क्या प्रावधान किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस समय देश में किसान आंदोलन चल रहा है। किसान अपना घर परिवार छोड़कर कृषि बिल का विरोध करने सड़क पर बैठा हुआ है और देश की जनता के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हमारा किसान जो है सड़क पर क्यों बैठा है। दरअसल 20 सितंबर 2020 में सरकार ने संसद में एक कृषि विधेयक पारित किया और विपक्ष ने इस बिल का भरपूर विरोध किया और इसी बिल का विरोध करने किसान सड़कों पर उतरे हैं। तो किसानों का मानना है कि यह बिल किसान विरोधी है, किसानों के लिए इस बिल में कुछ भी नहीं है। यह बिल बड़ी बड़ी कंपनियों और पूंजीपतियों के लिए बनाया गया है। किसानों का मानना है इस बिल में किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। किसान चाहते हैं कि सरकार इस बिल को वापस ले और वही दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि इस बिल से जो है किसानों को फायदा मिलेगा, किसानों के हित में यह बिल बनाया गया है। एक तरफ विपक्ष लगातार यह कह रहा है कि जो किसान बिल है वो किसान विरोधी है, वो एक काला कानून है। तो वहीं मीडिया का जो एक तबका है वो लगातार सरकार के पक्ष में खबरें प्रसारित कर रहा है, लगातार सरकार के साथ खड़ा है। तो ऐसे में देश के एक आम नागरिक जो है कंफ्यूज है, एक कंफ्यूजन वाली स्थिति में है। उसके लिए यह तय करना बड़ा मुश्किल है कि आखिर वो किसकी बातों पर विश्वास करे। तो अगर सरकार यह बात कहती है कि यह बिल किसानों के हित में, तो अगर सरकार ने यह विधेयक बनाया है तो सरकार जाहिर तौर पर यही कहेगी कि यह विधेयक अच्छा है। और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का तो काम है सरकार की आलोचना करना। जहाँ तक बात मीडिया की है, तो मीडिया का एक तबका ऐसा है जो सरकार के साथ खड़ा है और लोगों का जो है मीडिया जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उस पर अब उतना विश्वास नहीं रहा। तो एक आम नागरिक के लिए समझना बहुत मुश्किल हो गया है। तो कहीं ना कहीं अब आम नागरिक को जो ये विधेयक है, जो कानून बनाया है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसको समझने के बाद ही वो कुछ किसी नतीजे पर पहुंच सकता है कि आखिर इसमें कौन सही है कौन गलत है। तो दोस्तों, इस विधेयक को समझना बहुत ज़रूरी है। आइए इस विधेयक को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सरकार ने 3 विधेयक पारित किए। उनमें से पहला विधेयक है आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम। दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय जो है उसके बाद देश में खाद्य संकट उत्पन्न हो गया। खाद्य जो सामग्री थी उसकी कमी महसूस की गई। तो उस समय 1955 में एक विधेयक पारित किया गया है जिसके तहत जो खाद्य संकट था, जो सामग्री थी उसका भंडारण के लिए एक लिमिट, एक तय सीमा निर्धारित की गई कि किसी भी खाद्य सामग्री को कोई भी व्यापारी एक लिमिट तक, एक सीमा तक जो है उसको स्टोर कर सकता है। लेकिन जो एक ये नया विधेयक पारित किया गया है, तो इसमें जो है जो एक खाद्य सामग्री जो है उसको जो स्टोर करने की जो लिमिट थी वो समाप्त कर दी गई है। सरकार का कहना यह है कि अब हमारे देश में जो है खाद्य उत्पादन जो है अधिक हो रहा है। इस वजह से इस पर कोई स्टोरेज की कोई लिमिट नहीं है। इसको कोई भी व्यक्ति, कोई भी, चाहे वो व्यापारी है चाहे किसान है, कोई भी जो है जो खाद्य सामग्री है उसको जो है अनलिमिटेड स्टॉक कर सकता है, अपना भंडारण कर सकता है। तो किसानों का मानना यह है कि जो किसान है वो एक गरीब उससे आते हैं, गरीब तबके से आते हैं। गांव में रहने वाले गरीब किसान अपने जो अन्न है उसको कहाँ स्टोर करेंगे। तो उनका कहना है कि जब एक गरीब किसान एक 10 बाय 10 फुट के एक कमरे में रहता है अपने बच्चों के साथ,
तो वो अपना जो अनाज है उसको कहाँ स्टोर करेगा। उसके पास इतना स्पेस नहीं होता घर में कि वो अपने अनाज को वहाँ स्टोर करे। और किसान जो है यह चाहता है कि जब वो अपनी फसल को काटता है, उसका बीज निकालता है, तो वह जल्द से जल्द उसको बेचना चाहता है ताकि कुछ उसके हाथ में पैसा है और अपनी आजीविका चला सके। उसके किसान जो है स्टोर करने के पक्ष में नहीं है। तो जो वस्तुओं को स्टोर भंडारण करने की जो एक सीमा को समाप्त किया है, इसका डायरेक्ट फायदा जो है बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े जो पूंजीपति है उनको होगा। तो इसका जो एक सरकार बेनिफिट यह बता रही है कि किसान जो है अपने यदि मार्केट में मूल्य उस टाइम सीजन टाइम में कम मिल रहा है तो स्टोर करके बाद में भी बेच सकता है। लेकिन किसान ऐसा नहीं कर सकता, उसकी मजबूरी होती है। तो जो इसका नुकसान किसान बता रहा है, नुकसान यह होगा यदि जो बड़े बड़े उद्योगपति है और बड़े बड़े जो व्यापारी है, कंपनियां हैं, यदि वो उस अनाज को स्टोर करेगी, बड़े बड़े स्टोरों में जमा करके रखेगी, तो जो है एक बाजार में जो है इस खाद्य वस्तुओं की एक कमी होगी। इस जो खाद्य वस्तु कम होगी तो जाहिर तौर पर रेट बढ़ेगी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, जो महंगाई बढ़ती है वो सारी निर्धारित होती है सप्लाई एंड डिमांड पर। जैसे किसी खाद्य पदार्थ की सप्लाई कम हो रही है बाजार में और उसकी डिमांड ज़्यादा है, अगर सप्लाई नहीं आएगी तो जाहिर तौर पर उसके रेट बढ़ेगी। तो मोटे तौर पर इस जो ये विधेयक है इसमें जो है किसानों के लिए कुछ नहीं है। दूसरा जो कानून है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो है इस बात का प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यापारी या कंपनी जो है किसान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो है व्यापार कर सकती है। इसमें किसान को जो है बिना पैसा खर्च किए हुए जो है खेती करने का एक अवसर मिलता है। इसमें जो है किसान और कंपनी के बीच एक एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट साइन होगा, जिसमें उस वक्त जो है वो फसल का जो मूल्य है वो तय किया जाएगा। लेकिन किसानों को इस बात का डाउट है कि जो कंपनियां हैं या जो व्यापारी है जिसके साथ किसान का एग्रीमेंट हुआ है, वो कहीं ना कहीं बाद में जो गुणवत्ता के आधार पर उनके साथ रेट के लिए, जो मूल्य के लिए बार्गेनिंग कर सकती है। क्योंकि किसान का जो फसल उगती है वो एक खुले आसमान के नीचे उगती है, उसमें जो है गुणवत्ता के आधार पर अगर थोड़ी बहुत कुछ भी कमी होगी तो इसमें जो है कंपनी या जो व्यापारी है वो अपनी मनमानी कर सकता है। इसमें जो रेट तय किया है उसको ना दे के वो कम रेट दे सकता है। इसमें किसान को इस बात का डर है। और साथ ही साथ अगर मार्केट में फसल का जो मूल्य है वो अधिक चल रहा है और जो किसान ने जो है व्यापारी के साथ निर्धारित किया वो कम है, तो इसमें किसान एक कॉन्ट्रैक्ट में बंध जाता है, वो अपनी फसल को जो बाजार में नहीं बेच सकता। और इसमें एक शंका यह है कि किसानों को कि जो व्यापारी है या जो कंपनी है वो शुरू में जो है किसानों को अच्छा मूल्य देगी फसल का, लेकिन जैसे जैसे मंडियां खत्म होगी तो वो बाद में अपनी मनमानी कर सकता है, रेट देने के लिए बार्गेनिंग कर सकता है। तो इस कानून में अगर मोटे तौर पर देखा जाए किसान के लिए उतना फायदा नहीं दिखता हुआ नजर आ रहा, क्योंकि जब मंडियां बंद हो जाएगी तो कहीं ना कहीं व्यापारी जो है अपना मनमाना रेट देगी, क्योंकि गुणवत्ता की भी वो जांच करेगी। बिल में लिखा गया है कि गुणवत्ता की जो है व्यापारी जांच कर सकता है। तो यहाँ पर जो है गुणवत्ता के आधार पर जो है कुछ डाउट है किसान को। और साथ ही साथ बिल में यह भी मेंशन किया है यदि इस दौरान जो है जो एग्रीमेंट किसान और व्यापारी के बीच हुआ है उनके बीच यदि कोई वाद विवाद होता है, कोई झगड़ा होता है, तो उसको एसडीएम और डिप्टी कमिश्नर लेवल तक जो है
निपटाने का प्रावधान है, जो कि कुछ हद तक सही नहीं है, क्योंकि जो आपके एसडीएम है और डिप्टी कमिश्नर है, वो उनकी क्या गारंटी है कि वो बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने जो है इन किसानों के साथ इंसाफ करेगा। तो इस बिल में मोटे तौर पर किसानों के लिए इसमें ज़्यादा फायदा नहीं है। जो तीसरा विधेयक है वो है कृषि उत्पादन एवं वाणिज्य कानून। दोस्तों, इस कानून में यह प्रावधान किया गया है कि देश का किसान जो है अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है। इससे पहले जो है किसान अपनी फसल जो है अपने राज्य की एपीएमसी मंडी में बेचता था, जहां उसको मंडी शुल्क देना पड़ता था और बिचौलियों के चक्कर में फंसा रहता था, और अन्य भी कई टैक्स जो उसको देने पड़ते थे। तो सरकार का मानना है कि अब किसान के लिए बाजार खुला है, किसान चाहे अपनी उपज को जहां मर्जी बेच सकता है। तो इसमें जो किसानों की एक शंका है, जो सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है, किसानों का मानना ये है कि जो मंडियां है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अगर मंडियां समाप्त हो जाएगी तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या व्यापारी है, वो जो है मनमाना रेट लगाएगी। वो किसानों को वो रेट नहीं मिल पाएगा जो अभी मंडियों में मिल रहा है। और साथ ही साथ किसानों की यह भी एक शंका है कि जब मंडियां खत्म हो जाएगी तो सरकार जो है एमएसपी पर फसल खरीदना बंद करेगी। तो इसमें जो है सबसे बड़ा विवाद का कारण यह है कि अगर ओपन मार्केट होगी तो धीरे धीरे जो मंडियां खत्म हो जाएगी। यदि मंडियां खत्म हो जाएगी तो सरकार जो एमएसपी अभी दे रही है उसको समाप्त कर देगी। तो किसानों को इस बात का डर है, कहीं यदि मंडियां बंद हो गई तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जो व्यापारी है, वो शुरू शुरू में तो अच्छा दाम देगी, लेकिन धीरे धीरे जो है जब मंडियां बंद हो जाएगी तो वो अपने मनमाने रेट देगी, फसल पर जो है मूल्य पर बार्गेनिंग करेगी किसान के साथ। तो सरकार चाहती है कि जो किसान है वो खुले बाजार में, ओपन मार्केट में अपनी फसल को बेचकर फायदा उठाए। लेकिन जो किसान है वो एक तरह से सही भी है। जो मंडियां अगर बंद हो जाती है तो वहाँ जो खरीदार आएंगे, जो बड़े बड़े व्यापारी है, कंपनियां हैं, वो उसके बाद एक बार्गेनिंग कर सकती है क्वालिटी के आधार पर रेट के लिए। और सबसे मेन बात है इसमें जो है, इस बिल में सरकार ने कहीं भी एमएसपी का जिक्र नहीं किया है। सबसे बड़ी लड़ाई इसमें एमएसपी की है। यदि किसानों को जो एमएसपी निर्धारित अभी तक जो निर्धारित होता है वो एमएसपी खत्म हो जाएगा, तो किसान इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि अगर हम शुरू शुरू में व्यापारी चलो हमें अच्छा रेट देते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो उस रेट को कम कर लेंगे, एक बार्गेनिंग करेंगे कि हमें भाई इस रेट पर यह फसल चाहिए। दोस्तों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो ये कृषि बिल है इसमें किसानों के लिए कुछ खास नहीं है। तो सरकार भी कहीं ना कहीं इस बात को मान रही है कि इस बिल में कुछ कमियां हैं जो कि साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो सरकार जब इस विधेयक को इसमें चेंज करने के लिए एग्री है, और हमारे पीएम मोदी जी यह कह रहे हैं कि यह एक कानून जो ऑप्शनल है, जिसको पसंद आए वो ले सकता है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ कमी है। सरकार इसको अगर 1.5 साल के लिए स्थगित कर रही है, 1.5 साल तक इसको लागू नहीं करना चाहती, तो वो भी सरकार भी मानती है कि इसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है, इसमें कुछ कहीं ना कहीं कुछ कमी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने कुछ अच्छी जानकारी दी है, अगर इस वीडियो से आप संतुष्ट है, तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि लोगों को अभी इस कानून के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।